मैं साल में आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग पाकिस्तान की इस आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं अपनी मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी MN एनर्जी सोल्यूशन ने पाकिस्तान की आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान की आज़ादी की खुशियों को मनाने का तमाम इनकार किया। मेरे दोस्तों, कोई ज़्यादा लंबी गुफ्तगू या खिताब मुझे आपसे नहीं करना, बस ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के वजूद से आने की जो 90 साल की जद्दोजहद और तारीख है उसको मुझे 90 सेकंड में बंद करना है। 1857 में आज़ादी का चराग बुझ गया था जब बरतानिया की हुकूमत ने बरे सगीर का कंट्रोल संभालते हुए वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उस वक्त थे और उनको गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि गिरफ्तार करने के बाद अगली सुबह वायसराय ने उन्हें अपनी नाश्ते की मेज पर बुलाया और नाश्ते में पेश क्या किया गया, शहजादों के सर जिन्हें एक थाल में रख कर लाया गया और उस पर से जब कपड़ा हटाया गया तो वो मुगल शहजादों के सर थे। वहां से बर्बरियत का आगाज हुआ और इस पर बहादुर शाह जफर की भी चीख निकल गई जब उसने अपने प्यारों के सरों को थाल में देखा। बहादुर शाह जफर को 6 माह कैद किया गया। न सिर्फ कैद किया गया बल्कि जिला वतन भी किया गया और उस पर यह इल्जाम आयद किया कि इसने गद्दारी की है और गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर बहादुर शाह जफर ने यह फरमाया था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली हुए याद में। अजीजों, इसके बाद बर्बरियत का वो सिलसिला शुरू हुआ कि सबसे पहले तारीख की किताबें लिखती हैं कि फौज में बगावत हुई। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि फौज में बगावत हो रही है तो उन्होंने कोर्ट मार्शल नहीं किया, फौजियों के सीनों में गोलियां मारी गई और जो भी बगावत करता था उसको इस हद तक दरख्तों से रस्सी के जरिए लटकाया जाता था और फांसी दी जाती थी कि तारीख कहती है कि वहां पर अंग्रेजों के पास रस्सियां कम पड़ गई, दरख्त कम पड़ गए और वहां लोगों को लटकाकर इबरत का निशान बनाया जाता था ताकि खौफ फैले। इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने वो काम सर अंजाम दिया कि अगर वो उसकी बुनियाद न रखते तो शायद पाकिस्तान की भी बुनियाद न रखी जाती। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को यह बावर करवाया कि मुसलमानों को बरे सगीर में उस तरह से हकूक नहीं मिल रहे जिस तरह से बाकी लोगों को मिल रहे हैं और फिर उन्होंने मुसलमानों से ये कहा कि आप अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा तालीम पर खर्च करें। और सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद के जो असबाब लिखे थे उसमें भी यही लिखा कि बगावत की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों को उनके हकूक पूरे नहीं मिल रहे। मुसलमानों से ये कहा कि आप तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एजुकेशन के नाम से एक मदरसे का आगाज किया। कहा जाता है कि मदरसा चलाने के लिए अखराजात नहीं थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के घरों में जाकर ये दावत दी कि हमारी घर की औरतें जो रोटी बनाती हैं उसका एक मुट्ठी आटा एक साइड पर रखें। एक मुट्ठी आटा साइड पर रखा जाता था, घर की खवातीन ये काम करती थी और उसको 1 महीने के बाद सर सैयद अहमद खान और कुछ दोस्त मिलकर बाजार में बेच कर आते थे। उससे जो रकम आती थी, उससे जो पैसे आते थे, उसको मुसलमानों की तालीम पर खर्च किया जाता था। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया और मुस्लिम लीग का जब कयाम अमल में आया, नवाब मोहसिनुल मुल्क जिनके वायसराय लॉर्ड मिंटो से ताल्लुकात थे, उन्होंने मुसलमानों को मिलने की इजाजत लेकर दी। 35 लोगों की सरबराही में मुसलमानों का एक वक्त 1906 में शिमला के मुकाम पर अंग्रेजों के वायसराय जो उस वक्त लॉर्ड मिंटो थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में एक अलहदा जमात का मुतालबा किया और कहा कि बरे सगीर में मुसलमानों की जहां अक्सरियत है वहां पर मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। इसके बाद 1913 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त मोहम्मद अली के नाम से मशहूर थे वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कायद आज़म को मुस्लिम लीग में शामिल करने में इन लोगों का और अल्लामा इकबाल का बड़ा हाथ था क्योंकि कायद आज़म बरतानिया जा रहे थे, लेकिन उनको समझाया गया कि कायद आपके होने से इस तहरीक को तक़वियत मिलेगी,
कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत से मुसलमान इस हद तक पहुंचे कि 1916 में जब मुआहदा शिमला हुआ और मुआहदा लखनऊ हुआ, जिसे मिसाक लखनऊ के नाम से याद किया जाता है, उसमें भी मुसलमान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से और हिंदू जो ऑल इंडिया कांग्रेस के नाम से थे, दोनों ने इत्तेहाद किया और दोनों ने अपने मुतालबात वायसराय को पेश किए। लेकिन हिंदुओं ने वहां भी मक्कारी और अय्यारी दिखाते हुए अपने फायदे हासिल किए और मुसलमान उसमें नाकाम रहे। लेकिन कायदे आज़म ये फांद चुके थे, कायदे आज़म खामोश ना बैठे और यहीं से मोहम्मद अली का कायदे आज़म तक का सफर शुरू हुआ। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसे मौलाना फजल हक ने पेश किया, जिन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है। और उसमें यह मुतालबा किया गया कि ये दो कौमें हैं, इनके नजरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनके अकायद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, जबकि हिंदू कंकर को शंकर मानते हैं। मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं, जबकि हिंदू गाय को अपनी माँ का रुतबा देते हैं, अपनी माँ का दर्जा देते हैं। तो ये किस तरह से दो कौमें एक साथ रह सकेंगी? इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो वजीर आजम था, उसने चालाकी ये दिखाई कि उसने वायसराय मंटो को अपने साथ मिलाया। लेकिन जब मंटो की कायदे आज़म से मुलाकात हुई, उस वक्त कायदे आज़म ने उसके ज़हन को बिल्कुल बदला और 14 अगस्त 1947 को यह ऐलान हुआ कि पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया है और कई कुर्बानियां देने के बाद हमने ये वतन हासिल किया। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, ऐ मुल्क के लोगों इसे रखना संभाल। बहुत शुक्रिया।